Assalamu alaikum everyone, my name is Sara Ikram and I'm a nutritionist by profession and I have been in practice over 14 years, previously with Aga Khan and now with South City, looking over 5,000 patients at least now. And so we're going to be doing our first podcast sessions with the Food Balance Clinics today, and the most interesting thing is that we're going to be talking about heart disease, like heart attack ho kyun raha hai, you know. And then we have with us very important guest, that is Dr. Ramesh. He's actually in charge of cardiology department at South City. With him we're going to be having one-to-one conversation today. So stay tuned. क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को 30th वर्ल्ड में रैंकिंग दे दी गई है बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस? एंड आज हमारे साथ डॉक्टर रमेश हैं एंड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सम हार्ट टू हार्ट टॉक. अच्छा, ये बताएं कि व्हाट कॉजेज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जो है वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड डेफिनेटली आजकल तो जो स्ट्रेस है वो एलिमेंट ज़्यादा है हैविंग हार्ट अटैक. तो आपको लगता है कि जैसे हमें अब आजकल के दौर में यंगस्टर्स को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हार्ट डिजीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो पहले तो एज फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट रखता था कि एज अगर 40-50 प्लस है उसके बाद हार्ट अटैक होते थे, लेकिन आजकल इन यंग पेशेंट्स मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप. जो मेरे जहन में मैं देखता हूँ पेशेंट्स को, उसमें हमारा ज़्यादातर जो खाने की जो हैबिट्स हैं वो और जो टाइमिंग सेंस होने की वो भी ठीक नहीं है. तो इस वजह से इन यंग पेशेंट्स जो है मोस्ट कॉमनली हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो उसमें हमें ये प्रिवेंशन कैसे की जाए, इस पे हमें कभी ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ये कि हार्ट अटैक होने से पहले क्या तदाबीर की जाए या किस तरह हमें पता चले कि हार्ट अटैक को रोका जा सकता है. अच्छा डॉक्टर रमेश, मुझे ये बताएं कि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमें ना हार्ट बर्न बहुत रहता है. कभी कुछ लोगों को चेस्ट पेन हो रही होती है लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. तो कैसे पता चले कि चेस्ट पेन जो है वो एसिडिटी की वजह से या हार्ट बर्न है या एक्चुअल में हार्ट अटैक हो रहा है? जी आपकी बात सही है. काफ़ी पेशेंट जिनको हमने देखा है कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो मैदे का समझ के घर पे बैठे रहते हैं, और काफ़ी पेशेंट मैदे का दर्द होता है दिल का समझ के अस्पताल आ जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो पेन जो होता है हार्ट का वो सेंट्रल होता है, पूरे सीने में, जैसे किसी ने वज़न रख दिया हो, भारीपन हो, और उसकी रेडिएशन होती है. जॉ पेन जा रहा होता है, हाथों में जा रहा होता है, समटाइम लेफ़्ट आर्म है, समटाइम दोनों शोल्डर्स की तरफ, और समटाइम बैक और शोल्डर्स के बीच में पेन होता है. तो जो पेन पिन पॉइंट हो, लोकलाइज्ड हो, वो तो हार्ट का नहीं होता. लेकिन जो भी चेस्ट पेन है जो कि आप आधे घंटे से या 20 मिनट से ज़्यादा है, सबसाइड नहीं हो रहा है, तो आप आके कम से कम करीबी सेंटर से ECG करा दें ताकि रूल आउट हो जाए. और स्पेशली हार्ट का जो होता है वो पेन में आपको स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी आता है, और आप सिक हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं. इस तरह के कोई सिम्टम हो तो आप फ़ौरन करीबी अस्पताल आ जाएं. और दूसरा ये कि उस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ करने की होती है कि अगर आपकी जेब में या करीब में कोई फार्मेसी है तो डिस्प्रिन की टैबलेट है तो वो आप ज़बान के नीचे ज़रूर रखें ये खाने के लिए. एंजिसिड से ज़्यादा डिस्प्रिन है, क्योंकि 23% लोगों में डिस्प्रिन से आर्टरी ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है. तो डिस्प्रिन इज़ द मेन जो कि आपके पास होनी चाहिए. लेकिन डॉक्टर रमेश, आप नोटिस किया होगा जैसे कुछ यंगस्टर्स को, जैसे आपने बताया कि यंगस्टर्स में ज़्यादा कॉमन हो रहा है, ऑल्सो हमने भी यही नोटिस किया है. बट ऐसा भी होता है ना, कभी कभी एंग्जाइटी का अटैक भी बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट होता है, इट्स वेरी लोकलाइज्ड हियर. तो उसमें क्या करना चाहिए फिर? उसमें ये कि ECG करके ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना कि कार्डियक रिलेटेड नहीं है. दूसरा हमें स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए. जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि स्क्रीनिंग यंग पेशेंट में होनी चाहिए, जो कि आजकल आप उसमें एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको कोरोनरी कैल्शियम स्कोर कहते हैं. वो CT स्कैन की तरह होता है, 10 मिनट का टेस्ट है. वो हमें कम से कम ये बता देता है कि आपका हार्ट डिजीज़ होने की कितनी प्रॉब्लम है, रिस्क कितनी है. या कुछ पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल आया तो उसमें मेडिसिन देने की ज़रूरत है नहीं है, वो भी हमें कैल्शियम स्कोर से पता चल जाता है. जिनके कैल्शियम स्कोर हाई हैं तो उसको ज़रूर आगे चल के कार्डिक का रूल आउट करना चाहिए. तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, ये कैल्शियम स्कोर कहीं भी हो जाता है तो उसमें इतनी बड़ी टेस्ट नहीं है जिसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए. कुछ कहीं भी सेंटर, करीबी सेंटर में चले जाएँ, रेडियोलॉजिस्ट के पास, मेन हॉस्पिटल्स हैं उन सब में जो है, साउथ सिटी, OMI,
NICVD हर जगह जो अवेलेबल है, इजीली आप कहीं से खान से कहीं से भी करा सकते हैं। तो वो स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए कैल्शियम स्कोर इज़ नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कोई उसके लिए कोई एज लिमिट तो नहीं है ना, लाइक एनीबडी कैन एनीबडी कैन गो फॉर द कैल्शियम स्कोर। ये नहीं है कि अभी लाजमी 10 साल का बच्चा तो नहीं जाएगा, लेकिन 30-40 ईयर्स के बाद, आजकल तो 30s के बाद जो है ना हार्ट डिजीज़ होने की भी रिस्क बढ़ गई है। पहले तो हम सुनते थे 20-22 साल में नहीं होता था, आज 20-22-25 साल की एज में ही हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग है वो हमारे यंगेस्ट में वैसे स्टाइल के लिए पीते हैं कि सिगरेट, फिर वो आदत बन जाती है। तो सिगरेट स्मोकिंग इज़ द मोस्ट वन कॉज फॉर हार्ट डिजीज़ नाउअडेज। अच्छा डॉक्टर रमेश, मुझे ये बताएं कि जैसे जेनेटिक हिस्ट्री भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, कि कुछ लोगों के अंदर वैसे ही थोड़ी सी देर वेरी प्रोन कि उनको हार्ट अटैक हो जाए या हार्ट डिजीज़ वो डेवलप कर लें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? स्पेशली उन फैमिली में रन करती है जिसमें किसी की यंग एज में किसी की फादर की डेथ हो गई हो, मदर को प्रॉब्लम हो, यंग किसी ब्रदर को हुआ हो, तो उसमें हमें ज़रूर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जेनेटिक होती है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम पहले से ही उनके लिपिड प्रोफाइल या जो टेस्ट है वो पहले कर लें, स्क्रीन टेस्ट, तो उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि हार्ट अटैक होने से पहले ही हमें कुछ स्क्रीनिंग हो जाएगी। स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यंग मदर फादर में अगर हार्ट प्रॉब्लम हुई हो तो उनको ज़रूर स्क्रीनिंग करानी चाहिए और ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैंने अपने जो बच्चे पीडियाट्रिक पेशेंट्स आते हैं उसमें मैंने नोटिस किया कि फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। उनको आर दे वेरी प्रोन टूवर्ड्स हार्ट डिजीज? हाँ, उसमें कोलेस्ट्रॉल में 2-3 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड जो है वो मोस्टली फेमिलियल रन करता है। वो इतना डायरेक्टली हार्ट अटैक के लिए इतना वो रिस्क फैक्टर नहीं है एज़ कम्पेटिव। अगर वो ज़्यादा रहे तो फिर पेंक्रियाज या पेंक्रेटाइटिस की रिस्क उसमें रहती है। तो फेमिलियल को ज़रूर ट्रीट करना चाहिए ये, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। यू डोंट नो कि आपके जो है कोलेस्ट्रॉल आया उसमें कोई सिम्टम नहीं होते। तो आजकल आपको रूटीनली अपनी लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव उनको तो ज़रूरी है स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे आते हैं ना जिनका बचपन से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा होता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, तो उनमें अक्सर पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट कि हम जो है ना दवाई शुरू कराएं नहीं शुरू कराएं। आपका क्या टेक है उसके ऊपर? क्योंकि आजकल तो जो सबसे ज़्यादा डाइट और जो हमारी बच्चों की बर्गर और इस तरह की चीज़ें हैं उसमें और ओवरवेट और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है कि पहले तो काफ़ी आप 1 किलोमीटर तक चले जाते थे स्कूल पैदल, ताकि आपकी जो है वो वॉक भी हो जाती थी। आजकल आप एक गाड़ी से निकलें दूसरी गाड़ी में बसते भी कोई और उठाते हैं, तो वो ओबेसिटी डेफिनेटली कॉजेज़ दिस हाइपरलिपिडेमिया। तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा डाइट का ख्याल करना चाहिए। जो आजकल हम देख रहे हैं जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं विथ हाई लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ। आपको एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ कि पहले 2019 में या प्रॉब्ली 2020 में हमारी पाकिस्तान की रैंकिंग ओबेसिटी की वाज 84 और आज हमारी रैंकिंग 8th पे आ चुकी है। तो आप इमेजिन करें हम कहाँ खड़े हैं। बट ऐसा भी होता है ना कि जैसे डायबिटीज़ अगर किसी को आप हम में से कितने वालिदैन को होती है या हम यंगस्टर्स में भी आ रही है अब जैसे, या हाइपरटेंशन होती है, अब दोज आर 2 साइलेंट कोमॉर्बिड्स है ना। तो ये क्यों, मतलब डायबिटीज़ जो सिंपल आप जो इनटेक करेंगे वो आउटपुट आएगा। तो हमारी जो बदपरहेज़ी या डाइट कंट्रोल नहीं है, हम खाने में तो पराठे और जो मुर्गन खाने गज़ा जो खाते हैं तो उससे जो मीठी चीज़ें, तो हम देखें ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स आपको पता चलता है। अगर आप किसी पे वज़न 5 किलो रखना है उस पर आप 10 किलो रखेंगे तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो हमारी भी ऐसी है कि हम डाइट पे ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं खाते जाएं। हमारे पाकिस्तानियों का स्टाइल है खाना पीना, स्पेशली वीकेंड पे और नॉर्मली डेज़ पे। तो डाइट का शुगर से बहुत ताल्लुक़ है और टाइमिंग हमारी जो है ना वो बिल्कुल उलट हो गई है। हम रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं, सुबह रात को 2 बजे सोते हैं और हम अगेंस्ट नेचर चले गए। तो जब अगेंस्ट नेचर जाएंगे और उनको बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ेगी। अगेंस्ट नेचर मीन्स कि हम दिन को शाम को सोते थे पहले, अभी तो सुबह सोते हैं। काफ़ी लोग जो आप देखें कराची में मेजॉरिटी देर से सोते हैं। तो अगेंस्ट नेचर जाएंगे तो डेफिनेट डिजीज़ तो होगी ना। और आपने नोटिस किया ना कि जैसे बहुत ज़्यादा दफ़ा साइलेंट हार्ट अटैक होता है, फिर पता भी नहीं चलता।
साइलेंट और डायबिटीज़ में ज़्यादातर होता है, और यंग पेशेंट में सडन चेस्ट पेन ज़रूर होता है, उसमें साइलेंट नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है आपकी बात कि सडन विदाउट एनी पहले कोई तकलीफ़ नहीं होती और रात में सोए और सुबह हार्ट अटैक हो गया, उसमें ये ज़रूर है कि ये सडन हार्ट अटैक हो। उसको किस तरह अवॉइड किया जाए, वो स्क्रीनिंग के साथ आप कराए जाए, जैसे मैंने आपको कैल्शियम स्कोर का बताया, अगर वो कराया जाए तो फिर उससे हमें पता चल जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि हमें अर्ली स्क्रीनिंग में अगर हम कराना चाहें तो कौन से वो 3 से 4 फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए? फैमिली हिस्ट्री, ओके, डायबिटीज़, ठीक है। स्मोकिंग ओके, और एज 35-30 प्लस, बल्कि 30 प्लस में कहूँगा, पहले तो 40-50 कहे थे, अभी 30 प्लस में जो है ना आप स्क्रीनिंग अपनी ज़रूर कराएं। स्क्रीनिंग में जो है ना स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, जैसे ETT है, थैलियम स्कैन है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल कहा कि आपको कैल्शियम स्कोर का, तो वो भी करा ले तो मैं उससे भी पता चल जाएगा चीज़ों का। अच्छा मुझे बताएं कि हम अक्सर लोग जैसे बात कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे मेरे पास अक्सर आते हैं, आप वो खाना दे दें जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल हो, है ना। सो आपको लगता है कि पहले तो मुझे डिफरेंस बताएं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क है? गुड कोलेस्ट्रॉल ये है कि जो हमारी हार्ट की जो ब्लॉकेज है, या ब्लड फ्लो टू दी हार्ट की तरफ जो कोलेस्ट्रॉल जाता है वो नहीं जाता, कि आपके इट्स अ सेफेस्ट फॉर द हार्ट। एंड बैड कोलेस्ट्रॉल मीन्स के द ब्लड टू दी कोलेस्ट्रॉल की जो है डिपॉजिट टू दी कॉरोनरी आर्टरीज, जो दिल की शरायन है उसकी तरफ फ्लो ज़्यादा जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल जितना अच्छा होगा तो आपके लिए वो गुड रिस्क फैक्टर है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होनी चाहिए। वो जैसे हम डाइट में फ़िश खाएं या हम वॉक करें तो उस में आपके जो है ना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जैसे खाने में ड्राई फ्रूट में अगर आप अखरोट है, वॉलनट्स लें तो इससे भी जो है ना, और वॉक करें तो उससे भी HDL बढ़ता है। HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये जितना ज़्यादा होगा इट्स अ गुड फॉर दी हार्ट। सो लेट्स से कि डॉक्टर रमेश, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है, और हमने स्टेंट भी डाल दिया है, अब वो घर चला गया, उसको आपको क्या लगता है कि क्लिनिकली उसको क्या चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए? जैसे फिज़िकल एक्टिविटी आपने जिक्र किया, उसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, हार्ट अटैक के बाद पहले तो ज़माने में एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, और तो एक 2-2 हफ्ते बेड से भी नहीं उतरते थे और कहते थे कि उसके बाद बिल्कुल बेड रेस्ट। यहाँ ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल हाथ से एंजियोप्लास्टी हो जाती है, और अगर पाँव से भी हो जाती है तो एक आधे दिन के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया वो समझे कि अब मैं तो अधूरा हो गया, अब तो मेरी लाइफ कम हो गई, और घर वाले फिर इस चीज़ के मना करते हैं, उस चीज़ के मना करते, ये ना खाओ वो ना खाओ। लेकिन सारी चीज़ों से ये है कि अगर सिर्फ डाइट से ही हार्ट अटैक हो रहे हों तो जो रेसलिंग करने वाले हैं वो कितना खाते हैं, उनको तो हार्ट अटैक से सारे मर जाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस डाइट का बड़ा रोल तो है, लेकिन एहतियात के साथ और नॉर्मल हम जो खाना घर का पका हुआ है वो सब खा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं है, हफ्ते में एक आधा दफ़ा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डीप ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एंजियोप्लास्टी में और एंजियोग्राफी में क्या फ़र्क है? एंजियोग्राफी इज़ द ओनली टेस्ट जिससे हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है, वो हमें ये बताता है कि दिल की ब्लॉकेज है या नहीं है। एंजियोप्लास्टी इज़ द ट्रीटमेंट, उसमें हम फिर स्टेंट डालते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाता है। वो सिर्फ एंजियोग्राफी मालूमात है और एंजियोप्लास्टी इज़ द ट्रीटमेंट। ठीक है। तो एंजियोग्राफी के बाद 3 चीज़ें ही निकलती हैं कि आपको डॉक्टर ये कहे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में ऐसी ब्लॉकेज नहीं है जिसमें हम आपकी कोई फर्दर इंटरवेंशन करें, लाइक एंजियोप्लास्टी या बाईपास या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये एंजियोग्राफी के बाद 3 चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होता है। तो डिफरेंट पेशेंट्स की डिफरेंट डिजीज़ होती है, तो उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर रमेश कि लाइक यंग मैन में क्यों आजकल इतना हार्ट अटैक हो रहा है? एक तो हमारी जो बदपरहेज़ी है, मीन्स के डाइट सही नहीं है, डाइट सिगरेट स्मोकिंग कॉमन हो गई है, और दूसरा ये मैंने देखा है कि वो हमारी नींद पूरी नहीं होती। और जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची में जो है 36 घंटे का दिन होना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें पूरी हों, क्योंकि हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से मेडिकली ये है कि 8 घंटे की आप पूरी प्रॉपर नींद करें, और उसके बाद फिर जो है ना ये रिस्क डेफिनेट जो है नींद ना होने का, ये भी उसमें हार्ट अटैक में रोल प्ले करता है।
आपको लगता है कि हम जैसे जब जल्दी खाना खाते हैं, जो लोग जिनकी बहुत अच्छी हैबिट होती है, कुछ लोग बिल्कुल मगरिब के बाद या इशा के बाद खाना खा लेते हैं, ये एक अच्छी हैबिट है, लाइक उससे कोई फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि अगर आप 12 घंटे की गैप दे दें। नॉर्मली पहले ज़माने में आप डायबिटीज़ क्यों नहीं थी? क्योंकि जैसे ही मगरिब के बाद, शाम के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद खाना खा लेते थे और नेक्स्ट डे फिर सुबह 9-10 बजे, तो 12 से 13 घंटे की फ़ास्टिंग जो कि पहले होती थी, अब हम कहते हैं उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल। ये तो पुराने I ज़माने know. में लोग इस तरह करते थे, तो उनको कोई शुगर और डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं होती थी ना। तो आपको तो आजकल हर घर में डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ वही है कि हमारी बदपरहेज़ी और टाइम पे नहीं खाना सबसे ज़्यादा है कि टाइम पे नहीं खाना। अगर आप शाम को 7-8 बजे खाना खाएं, नेक्स्ट डे खाएं, आप अपनी फास्टिंग शुगर चेक करेंगे, ठीक होंगी। अगर रात को 12 बजे आप 1 बजे खाना खाएंगे, सुबह 8-9 बजे टेस्ट करेंगे, तो डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा ना। उनको टाइम ही नहीं मिलता, गैप ही नहीं मिलता। तो डायबिटीज़ में हमारा जो रोल है वो तो फैमिली हिस्ट्री डेफिनेट उसको वो करती है। लेकिन जिस लोगों को डायबिटीज़ 10 साल बाद होनी है, वो हमारी बदपरहेज़ी की वजह से 10 साल पहले हो जाती है। आप ये भी तो नोटिस करें कि अबंडेंस ऑफ फूड भी तो कितना ज़्यादा है, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। घर का खाना तो हम पसंद भी नहीं करते। यही तो सबसे ज़्यादा है कि घर का खाना जो है ना, वो अगर आप खाएं और डाइट पे कंट्रोल रखें और वॉक करें, तो ये हार्ट डिजीज़ की रिस्क कम हो सकती है। वो एक दूसरे से कनेक्टेड इन चेन है, क्योंकि अगर आप बदपरहेज़ी करेंगे, डायबिटीज़ होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर आप वॉक नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो आगे जाके हार्ट अटैक के उस तरफ जाता है। तो एक चेन है। हमें हर चीज़ को देख के, और मैं तो ये कहूँगा कि हर बंदा जो है ना, अपनी बॉडी का डॉक्टर खुद है। अगर वो अपने आप को टाइम दे और सोचे क्या हुआ आज, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और पानी की इंटेक का तो मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से 4 लीटर डेली पानी। मैं ये नहीं कहूँगा जिनका हार्ट वीक है या जिनको किडनी प्रॉब्लम, उनके लिए नहीं, लेकिन नॉर्मली जो फिट लोग हैं उनको पानी की इंटेक का ख्याल रखना चाहिए। 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। आपने सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही थी, वो कही थी कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। ये रिवर्सिबल है? जी हाँ, क्योंकि स्ट्रेस सबको पता है कि आजकल के हालात ऐसे हैं, स्ट्रेस को ख़त्म तो नहीं कर सकते। डेफिनेट स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे पाकिस्तान के हालात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको ज़्यादा सोचना कि ये करना, कल क्या होगा, ये तो आप छोड़ दें। जिसमें आप चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप घर में हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी से लड़ाई हो रही है, अगर आप उसको बात को समझ के करेंगे तो चीज़ें कम हो सकती हैं, रिस्क जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने आप से डेली पूछें कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, इस तरह अगर चीज़ों को आप देखेंगे, तो ये मिनिमाइज़ रिस्क तो डेफिनेट हो सकता है। ख़त्म तो नहीं हो सकता, ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेट जो है वो रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि वन लास्ट थिंग जो मुझे आपसे पूछनी है कि ऐसी वो कौन सी टिप्स हैं जो हमें करनी चाहिए जस्ट टू प्रिवेंट हार्ट अटैक, स्पेशली फॉर यंग मैन? जी, सबसे ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग है। यंगेस्ट जो है सिगरेट स्मोकिंग। और खाना घर का खाना चाहिए, ऑयली डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और घर का खाना खाना चाहिए। बाहर के खाने से ज़रूर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। वेट का ख्याल रखना है, नींद का, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और वॉक जो कि हमारी ख़त्म हो गई है, वॉक रेगुलर करने से रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। Thank you so much, Dr. Ramesh, for joining. Thank you. शुक्रिया। And inshallah, we'll get back to you soon. So thank you so much, all of you, for joining in. And if you are interested to watch more educational content like this, please subscribe to our channel. And also for booking appointments, visit www.foodbalance.com.